Ignited Minds Tutorials recently uploaded a video on the Maharashtra State Board Class 9 Geography topic, trade. In this video, the tutor provides a thorough explanation of the concept of trade, including its importance, types, and factors affecting trade. The video also covers the role of trade in the economic development of a region and its impact on various aspects of the society. The tutor uses visual aids and real-life examples to make the topic more understandable and engaging for the students. The video also discusses the trade scenario in Maharashtra, highlighting the state's major trading partners, ports, and commodities. By watching this video, students will gain a better understanding of the concept of trade and its significance in the context of geography. They will also learn about the various factors that influence trade, patterns and the role of trade in shaping the economic landscape of a region. Overall, the video serves as a valuable resource for students preparing for their Class 9 Geography exam, as well as anyone interested in gaining a deeper understanding of the topic of trade. With its clear and comprehensive explanation, the video is sure to ignite the minds of the viewers and enhance their knowledge on this important subject. Okay, people, in geography we will start with trade today. Okay, tradum. Okay. So what is trade? Trade क्या होता है? व्यापार. Okay, business. ठीक है. ट्रेड इज नथिंग बट व्यापार और बिजनेस. और ट्रेड के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. ट्रेड ऐसे ही नहीं हो सकता. ट्रेड के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा? हाँ, कस्टमर तो हमेशा रहेंगे. कस्टमर और उनका नीड हमेशा रहेगा. सप्लाई की जरूरत पड़ेगी. और सप्लाई के लिए क्या जरूरत पड़ेगा? चलो समझ लो, कस्टमर भी है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, सप्लायर भी है. अभी क्या जरूरत पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना. सो देयर विल बी अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क दैट विल बी रिक्वायर्ड. तो ट्रेड जो है वो ऐसे ही नहीं हो जाता. ठीक है, इट हैज अ लॉट ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स एज वेल. ठीक है, अभी जैसे पेमेंट सिस्टम भी होना चाहिए. ठीक है, तो ये सब तमाम चीजें हैं जो ट्रेड के इंग्रेडिएंट्स हैं. सो फॉर ट्रेड टू बी सक्सेसफुल द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी स्ट्रॉन्ग. आप देखोगे जितने भी ऐसे नेशंस हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स, रेलवेज, ये सारे जितने भी तमाम चीजें हैं, ये जितनी स्ट्रॉन्ग होगा ट्रेड उतना ही ज्यादा वहां पे स्ट्रॉन्ग होगा. ट्रेड विल बी स्ट्रॉन्गर. ठीक है, आप ऐसा कोई नेशन देखोगे ही नहीं जहां पे भाई साहब अभी भी बैलगाड़ी पे चल रहे हैं लेकिन धड़ाधड़ बिजनेस हो रहा है. ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना. दिस इज नॉट पॉसिबल कि अभी भी लोग वहां पे बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन ट्रेड धनाधन हो रहा है. ठीक है, उल्टा जरूर हो सकता है. ठीक है, तो जितना जहां पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये सब कम्युनिकेशन, ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा ट्रेड भी वहां पे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा. क्योंकि बहुत ईजिली गुड्स, प्रोड्यूसेस और सर्विसेज जो है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, दे विल रीच फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर. ठीक है, ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर पीपल. सो व्हाट आर वी गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर? वी आर गोइंग टू सी ट्रेड, टाइप्स ऑफ ट्रेड, कितने टाइप्स ऑफ ट्रेड होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है यहाँ पे? ओके, जैसे आप समझिए कि आपके घर की एक आमदनी है और आपका घर का एक खर्चा भी है ना. खर्चा मतलब आप चीज़ों को ला रहे हैं, और समझ लीजिए जो आप अगर बिजनेस कर रहे होंगे या आपके सर्विस कर रहे होंगे तो एक आमदनी है. हमने बहुत बार ऐसा ये सुना है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया. तो अगर ऐसा कोई फैमिली होगा तो उसमें हर समय पैसों की तंगी बनी रहेगी, राइट. देयर विल ऑलवेज बी अ कैश क्रंच इन दैट फैमिली. ऐसा ही देश में भी होता है. देश में कैसा होता है कि कोई भी देश अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी रहती है उसमें, है ना. मतलब हर चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती. जैसे हमारे यहाँ पे पेट्रोल और डीजल नहीं मिलता है, हमको पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगाना पड़ता है. ये है वैसा तो है, ठीक है. लेकिन हमारे यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, क्या हम उनको एक्सपोर्ट कर पाते हैं? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्चुअली मीन्स क्या कि आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है, तो आप अच्छा चल रहे हैं, इट्स गुड. ठीक है, अगर आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बराबर है तो चलो ठीक है, नॉट बैड. लेकिन अगर आपका भाई साहब एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तब प्रॉब्लम है. वही आमदनी अठन्नी खर्चा और रुपया वाला बात हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड.
इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो किसी ट्रेड को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर देखो समझ लो एक कंट्री, मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस, ठीक है, सो इन सब में एक मतलब ये जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं उन सब में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि भाई साहब आप अपना ऑयल जो है, क्रूड ऑयल जो है, इतने में ही बेचेंगे, इससे कम में नहीं बेचेंगे। अगर इससे कम में बेचेंगे तो सारे लोग आपसे ही खरीदेंगे, सारे कंट्रीज आपसे ही खरीदेंगे, हमसे कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ये एक व्यापार का समझौता होता है ना, देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग। और इसके लिए भाई साहब आपको क्या जरूरत पड़ती है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की। आप भाई साहब कम में नहीं बेच सकते, फिर सब कंट्रीज आपसे लेंगी ऑयल, हमसे कोई खरीदेगा ही नहीं, हमारा इकोनॉमी ठप हो जाएगा, ठीक है। सो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो ट्रेड के उसूलों को रेगुलेट करते हैं। व्हाट इज इट, मार्केटिंग। मार्केटिंग, कोई भी चीज कस्टमर तक पहुंचे उसके पहले जरूरी है उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचे, है ना, इसको अपन बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब भाई हमने तो बहुत चीज बनाई है लेकिन कस्टमर को मालूम ही नहीं है, क्यों यूज करेगा वो, उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं है कि आपके पास एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, आपने जो प्रोड्यूस किया वो बहुत वाकई में बहुत अच्छा है, उसको चाहिए भी, लेकिन ही डजंट हैव द इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाना और उसके चॉइस को इन्फ्लुएंस करना, ये होता है मार्केटिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आज की तारीख में आप एक बजट के हिसाब से कोई मोबाइल फ़ोन लेने जा रहे हो, ठीक है, आईफोन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो अगर आप ले सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन लेट्स से एक नॉर्मल मोबाइल आप लेने जा रहे हो, किसी मोबाइल शॉप पे पहुंचे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कौन कौन सी कंपनियों के मोबाइल वो आपको दिखाएगा, हाँ, सैमसंग, ओके, और वीवो, ओप्पो, ये सब दिखाएगा। कैसे जानते हो तुम इनको, या तो घर में किसी को यूज करते देखा होगा, और चलो वो इन्फॉर्मेशन भी अगर हम काट दें तो कैसे जानते हो, हाँ, एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है। तो तुम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुका है कि ओप्पो का ये कैमरा है भाई साहब, ठीक है, या वीवो का भाई साहब ये फीचर्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंच चुकी है मार्केटिंग के नाते, ठीक है। हो सकता है तुमने किसी को ना देखा हो लेकिन मार्केटिंग से ये इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंच चुकी है, क्लियर है। तो तुमको यही लगेगा कि ये सब चीजें ही दिखाएगा, उसने कोई एक कंपनी का उठा के दिखाया जिस कंपनी के बारे में तुमने सुना ही नहीं होगा, तो तुमको थोड़ा सा शक होगा भाई साहब ये ले कि ना ले, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ओके। फिर हम अपन देखेंगे भाई साहब चैप्टर एट ए ग्लांस, ओके। ट्रेड की बात करेंगे, बायर्स एंड सेलर्स बाय एंड सेल द गुड्स रिस्पेक्टिवली, दिस इज कॉल्ड ट्रेड, ठीक है। धंधा जो होता है, भौमी उसको बंद कर देना भाई। बायर्स एंड सेलर्स क्या करते हैं भाई साहब, बायर्स एंड सेलर्स, तो बायर्स गुड्स को बाई करते हैं, सेलर्स क्या करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं। सो देयर इज अ कांस्टेंट ट्रेड दैट हैपेंस बिटवीन देम, ठीक है। बायर इज अ पर्सन हु डिमांड एंड परचेज द गुड्स टू फुलफिल नीड्स, ठीक है। बायर क्या करता है भाई साहब, वो डिमांड करता है गुड्स को, ठीक है। बायर इज अ पर्सन हु डिमांड्स एंड परचेज द गुड्स टू फुलफिल इट्स नीड्स। बायर के अपने नीड्स होते हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से वो चीजों को खरीदता है अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, ठीक है, सिंपल है चीजें भाई साहब। सेलर इज अ पर्सन हु टेक्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सेल देम टू फुलफिल द डिमांड, ठीक है। डिमांड, बाइंग, ट्रेड, सप्लाई, सेल, ठीक है। तो भाई साहब पहले चीज की डिमांड क्रिएट होगी। कोई एयर डिमांड कर सकता है क्या, नहीं, वो आपको सबको पर्याप्त है, तो वो उस चीज की कभी डिमांड नहीं होगी, ठीक है। किसी एक चीज की डिमांड होती है तब जो है बायर उसको मैन्युफैक्चर, सेलर जो है उसको मैन्युफैक्चर करेगा। सो देयर इज अ डिमांड ऑफ सर्टेन थिंग, ठीक है, देन पीपल विल बी, देन उसका ही ट्रेड हो पाएगा, उसका ही ट्रेड हो पाएगा, और फिर सप्लाई होगा, फिर सेल होगा। सो द डिमांड क्रिएट्स द नीड फॉर बाइंग एंड दिस बेसिकली गिव्स राइज टू ट्रेड। अभी धंधा होगा, जिस चीज का स्केर्सिटी है, जिस चीज की कमी है, उसी का ही ट्रेड हम कर सकते हैं। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। हवा आपके लिए बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट स्टे अलाइव विदाउट एयर फॉर अ वाइल, शायद हम 1 मिनट भी ना रह पाए, लेकिन इतनी कीमती होने के बावजूद भी क्या उसको कोई सेल कर रहा है, नहीं कर रहा है भाई साहब, नोबडी इज सेलिंग इट, राइट, ठीक है, क्योंकि सबको पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। अभी तक तो है, पता नहीं कोई एक सिचुएशन आ जाए जब ना हो, ठीक है, ओके। सो ये आपका भाई साहब डिमांड इस चीज का होता है। जैसे समझिए अगर डिमांड नहीं भी है तो आप डिमांड क्रिएट करते हैं, ठीक है। डिमांड नहीं भी है तो आप डिमांड क्रिएट करेंगे। क्रिएट करना मतलब आप कस्टमर के माइंड में डाल देंगे कि भाई साहब ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी गाड़ियां हैं, ठीक है, गाड़ियों में अगर आपने इसको छू दिया तो टैं 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 ये जो बोलने लगता है, ठीक है, तो ये सारी गाड़ियों में नहीं होता है, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप कस्टमर को कन्विंस करना चाहते हैं कि भाई साहब आपकी गाड़ी कहीं पे भी खड़ी हो सकती है, उसके साथ कोई भी भाई साहब कुछ भी कर सकता है,
तब आप कैसे ही जानेंगे या कैसे एक्शन लेंगे या कैसे ही सतर्क होंगे, ये चीज़ है भाई साहब, ठीक है। हो सकता है जिसने 4 व्हीलर लिया हो उसको इस चीज़ की कोई ज़रूरत ना हो, लेकिन आप ज़रूरत क्रिएट करेंगे। भाई साहब आपने इतनी महंगी गाड़ी ली है, ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा अपने पार्किंग में बिल्डिंग में ही रखेंगे। चलो वहाँ भी रखा तो क्या, वहाँ भी तो बच्चे हैं, कुछ भी भाई साहब कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। बॉल मार दिया या तोड़ दिया, जो भी किया। मुझे याद है करीब 3-4 साल पहले, नहीं कोरोना के पहले, एक ऐसा ही बैच था और इसमें कुछ 4-5 लोग आए। ऐसे में पढ़ा रहा हूँ, एकदम मुँह, एक लड़का बैठा हुआ था, बोला उसको बाहर कीजिए ना। मैंने बोला क्या हुआ? नहीं हम उसको इतना मारेंगे ना। मतलब क्यों, क्या हुआ क्या? बोले कि हमारे घर अभी वो आया, उसने क्रिकेट बॉल से हमारा पूरा शीशा तोड़ दिया है, मतलब बिल्डिंग के नीचे कुछ हुआ है। मैंने बोला देखिए आप उनके पेरेंट्स से बात कीजिए, फिलहाल मैं इनको नहीं छोड़ सकता, ये पढ़ने के लिए यहाँ पे आए। आप उनके पेरेंट्स से बात कीजिए, वहाँ पे मामला निपटाइए जो भी हुआ है, यहाँ पे आप ऐसा मैं नहीं छोड़ सकता, ये मेरी जिम्मेदारी है। खैर वो एक अलग बात था, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि गाड़ी के साथ भाई साहब कोई भी कुछ भी कर सकता है। सो सतर्क होने के लिए तो हमने एक नीड क्रिएट कर दी, ठीक है, ऐसा एक नीड क्रिएट कर दिया। तो कुछ कुछ चीज़ें भाई साहब हम डिमांड खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फिर होता है चालू धंधा, ट्रेड, और फिर भाई साहब सप्लाई मेंटेन करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है, ये सारी तमाम चीज़ें आती हैं, ओके। ट्रेड बिटवीन 2 रीजन्स, नो रीजन और कंट्री सेल्फ सफिशिएंट। कोई भी कंट्री अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी होती है। हमारे यहाँ पे क्या कमी है? पेट्रोल की, डीजल की। हमारे यहाँ पे पेट्रोल और डीजल प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए हमको बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग कंट्रीज से इन चीज़ों को लेना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज नो कंट्री और रीजन, कोई भी, अभी तो ये तो कंट्री की बात हो गई। अभी अगर हम रीजन की बात करें, देयर आर डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग रीजन्स हैं, उन सब के भाई साहब अलग अलग डिमांड्स हैं, ठीक है। नो कंट्री और रीजन इज सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप में कोई भी पर्याप्त नहीं होता है। ईच रीजन प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक कमोडिटीज, हर एक रीजन भाई साहब क्या करता है? स्पेसिफिक कमोडिटीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अलग अलग कमोडिटीज प्रोड्यूस करता है। इफ देयर इज अ पॉसिटी ऑफ अ कमोडिटी देन देयर इज अ डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। पॉसिटी मतलब क्या होता है? कमी। किसी चीज की जब कमी होती है तभी जाकर उसका भाई साहब क्या होता है? डिमांड राइज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सऊदी कंट्रीज में जाएंगे, वहां पे आपको भाई साहब पानी पेट्रोल से सस्ता मिलेगा। एक पानी का बॉटल लेने जाएंगे तो आपको 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, पेट्रोल लेने जाएंगे भाई साहब 1 लीटर पेट्रोल 20 रुपए में आ जाएगा, ऐसा है, ठीक है। सऊदी कंट्रीज में आपका पेट्रोल ज्यादा है तो पानी कम है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे पॉसिटी किस चीज की है? वाटर, ठीक है, बट पेट्रोल इज अवेलेबल। तो ये सारी चीजें हैं, देयर इज अ पॉसिटी ऑफ अ कमोडिटी बट एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। कभी कभी किसी चीज की यूटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और उसकी कमी होती है तो उसका डिमांड होता है, ठीक है। पेट्रोल की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है ना, यूटिलिटी मतलब उसका यूजफुलनेस। सारी गाड़ियां भाई साहब पेट्रोल से चल रही है, डीजल से चल रही है, क्रूड ऑयल से, ठीक है, तो इसीलिए उसका भाई साहब यूजफुलनेस काफी ज्यादा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी चीज की यूजफुलनेस नहीं होती है लेकिन फिर भी उसकी स्केयरसिटी की वजह से उसका डिमांड बहुत ज्यादा होता है। एयर हमारे लिए बहुत यूजफुल है लेकिन स्केयरसिटी नहीं है, स्केयरसिटी मतलब कमी नहीं है, इसीलिए भाई साहब उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर आप डायमंड देखोगे, डायमंड इज अ कमोडिटी विच इज नॉट दैट यूजफुल। कान में लगा के आप घूम रहे हो वो अलग बात है, लेकिन यूजफुल नहीं है वो, उसके बिना भी आराम से जिंदगी चल जाएगी, ठीक है। लेकिन डायमंड क्योंकि वो स्केयर्स है, क्योंकि वो उतनी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है, वो भाई साहब उसकी चीज की कमी है, इसीलिए भाई साहब करोड़ों में बिक रहा है वो, ठीक है। तो स्केयरसिटी एज वेल एज यूटिलिटी बोथ आर द फैक्टर्स विच डिटरमिन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। स्केयरसिटी और यूटिलिटी भाई साहब दोनों भी चीजें हैं आपकी, स्केयरसिटी और यूटिलिटी। तो आपका भाई साहब एक होता है स्केयरसिटी। स्केयरसिटी मतलब होती है भाई साहब नॉन अवेलेबिलिटी, हम बोल सकते हैं, ठीक है, नॉट अवेलेबल टू ऑल, या हम बोल सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है, लिमिटेड है ये, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं स्केयरसिटी, ठीक है, ओके। और क्या होता है दूसरा भाई साहब? यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है भाई साहब? यूजफुलनेस। यूटिलिटी मतलब होता है भाई साहब आपका यूजफुलनेस, ठीक है। अगर किसी चीज की देखिए, अगर यूटिलिटी है और भाई साहब हम प्लॉट कर रहे हैं भाई साहब क्या? स्केयरसिटी, ठीक है, स्केयरसिटी, ठीक है, और लेट्स से इस पे हम प्लॉट कर रहे हैं प्राइस, ठीक है। किसी चीज की यूटिलिटी बहुत हाई है
लेकिन स्केर्सिटी नहीं है, वो सबको अवेलेबल है, उसका प्राइस होगा? नहीं होगा भाई साहब, उसका प्राइस कुछ भी नहीं होगा। एयर फॉर एन एग्जाम्पल, यूटिलिटी बहुत हाई है, हम एयर के बिना नहीं रह सकते, लेकिन क्या वो स्केर्स है? नहीं, सबको अवेलेबल है, ठीक है, तो उसका कोई प्राइस नहीं है, वो बिक नहीं रहा है, एयर बिकाऊ नहीं है फिलहाल तक तो, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब जैसे डायमंड। डायमंड की यूटिलिटी कुछ नहीं है, स्केर्सिटी बहुत हाई है, मिलता ही नहीं है, तो इसका प्राइस भी भाई साहब बहुत हाई है। समझ में आ रही है? ठीक है। अगर समझ लो कोई और चीज लीजिए जैसे आयरन, ठीक है, इसकी यूटिलिटी बहुत हाई है, फर्नीचर से लेकर बीम से लेकर सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आपके आयरन यूज होते हैं, स्केर्सिटी भी है, बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, इसका प्राइस भी हाई रहेगा, ठीक है, क्लियर है। सो यूटिलिटी एंड स्केर्सिटी ऑफ अ प्रोडक्ट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर इट्स प्राइस। तो अपन बोल सकते हैं यूटिलिटी दैट इज यूजफुलनेस, यूटिलिटी एंड स्केर्सिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, utility and scarcity of a product are determiners of its price, ठीक है। उसका प्राइस का डिटरमाइनर कौन है भाई साहब? यूटिलिटी एंड स्केर्सिटी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम एनी क्वेश्चन सा? नो? ओके, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सप्लाई इज डन फ्रॉम रीजन्स प्रोड्यूसिंग एक्सेस कमोडिटीज टू रीजन्स डेफिसिट अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो दो चीजें हैं भाई साहब आपके, कहीं कहीं पे ऐसा समझो कि रीजन 1, ठीक है, ये है भाई साहब आपका एक रीजन ए लेट से, ठीक है, और ये है भाई साहब आपका रीजन बी, ठीक है। यहां पे प्रोडक्ट ए बन रहा है, कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट ए ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट ए भाई साहब क्या है? सरप्लस मतलब बहुत ज्यादा है, इतनी जरूरत नहीं है। और प्रोडक्ट ए रीजन बी में क्या है? डेफिसिट नहीं है भाई साहब, यहां पे दे डोंट हैव इट, ठीक है। लेट्स से प्रोडक्ट बी रीजन ए में क्या है भाई साहब? डेफिसिट में है, रीजन ए में डेफिसिट में है, और रीजन बी में भाई साहब क्या है? सरप्लस में है, इट इज इन सरप्लस आउट हियर। तो क्या होगा भाई साहब? ये रीजन बी रीजन ए को ये प्रोडक्ट देगा, और रीजन ए रीजन बी को ये प्रोडक्ट देगा। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। सो अ रीजन विच इज इन सरप्लस मतलब एक्सेस, सरप्लस मींस एक्सेस, ठीक है, बहुत ज्यादा में प्रोड्यूस हो रहा है, सरप्लस मींस एक्सेस। और डेफिसिट मींस, ठीक है, डेफिसिट मींस नॉट और लिमिटेड बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, लिमिटेड, बहुत लिमिटेड, या नॉन एग्जिस्टेंट, है ही नहीं भाई साहब, ठीक है, या नॉन एग्जिस्टेंट भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो सप्लाई इज डन फ्रॉम रीजन्स प्रोड्यूसिंग एक्सेस कमोडिटीज टू रीजन्स फेसिंग डेफिसिट अकॉर्डिंग टू द डिमांड। क्लियर है पीपल? हम ओके। नेचर ऑफ ट्रेड इन एंशिएंट पीरियड। तो एंशिएंट पीरियड में क्या होता था भाई साहब? इस टाइप के ट्रेड को क्या बोलते हैं? एनीवन? धंधा ऐसे होता था, तुम्हारे पास भाई साहब फ्रूट्स है, मेरे पास भाई साहब बकरी है, तो एक्सचेंज हो गया। इस सिस्टम को क्या बोलते थे? एनीवन? बार्टर सिस्टम, ठीक है, दिस वाज नोन एज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मतलब आप यहां पे मनी से एक्सचेंज नहीं कर रहे। आज की तारीख में हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? मनी। हर चीज को हम बाय आउट करते हैं, गुड्स को भी सर्विसेज को भी हम पैसों से खरीदते हैं, लेकिन पहले के जमाने में इट वाज एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अभी क्या ये ऐसा हो सकता है भाई साहब कुछ फलों के पीछे आप एक बकरी दे दो? नहीं हो सकता, कोई मतलब मूल्यांकन ही नहीं है। और दूसरा क्या है भाई साहब, इसको बकरी चाहिए तभी जाकर ये फल एक्सचेंज करेगी, या इसको वैसा फल चाहिए तभी जाकर ये बकरी एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मतलब दोनों ही पक्षों को या दोनों ही लोगों को, जो लोग उस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वही चीजें चाहिए और उनके पास वही चीजें बेचने को भी हैं, तो इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। इन एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड्स ट्रेड वाज डन थ्रू बार्टर सिस्टम। नेचर ऑफ ट्रेड इन मॉडर्न एज ट्रेड इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ करेंसी ओनली, ठीक है। तो भाई साहब ये जो बार्टर सिस्टम था इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम जो था भाई साहब, बार्टर सिस्टम के काफी सारे डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है, काफी सारे डिसएडवांटेजेस थे। पहले डिसएडवांटेजेस क्या है भाई साहब? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो बॉन्ड्स जो थे मतलब जिसको जो चाहिए वही चाहिए। जैसे आपने देखा अभी बकरी है उसके पास और उसके पास फल हैं, ठीक है, कहां बकरी और कहां फल, दोनों का भाई साहब कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता, लेकिन इसके पास शायद एक एक्स्ट्रा बकरी है और इसको फल चाहिए, इसके पास फल देने के लिए है और इसको बकरी चाहिए,
ये दोनों लोग क्या होते थे, तो ये इसी से कॉन्सेप्ट आता है आपका, देखो मेलों का, गांव खेड़ों में जो मेला होता है ये इसीलिए होता था, बहुत पहले से चला आ रहा है। मेले में क्या होता था, लोग जो चीजें बेचने को रहेंगी वो एक चीज में जाकर, हाट होता था भाई साहब, ठीक है, ऐसे जाकर भाई साहब वो लेकर बैठ जाते थे मेले में। अभी कोई ना कोई तो रहेगा जिसको ये चाहिए रहेगा, कोई ना कोई रहेगा जो मतलब इसको भी वही चाहिए, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। ये एक बहुत डिसएडवांटेजेस चीज है, ये हो नहीं सकता, ठीक है। आज की तारीख में भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, करेंसी इन्वॉल्व कर रहे हैं। करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज की तारीख में भाई साहब करेंसी है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो राइट नाउ देयर डजंट नीड टू बी अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, सबको भाई साहब हम फुलफिल कर रहे हैं बाय मींस ऑफ करेंसी, ठीक है। कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर हम ले रहे हैं किसी से भी, उसको हम एक्सचेंज में क्या दे रहे हैं, करेंसी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। इन मॉडर्न एज ट्रेड इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ करेंसी ओनली, सिर्फ और सिर्फ करेंसी का ही इन्वॉल्वमेंट है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया, ठीक है। But barter system is still prevalent to small extent in remote areas amongst the tribal people। अभी ट्राइबल लोग जो होते हैं, ठीक है, देखो ट्राइबल लोग क्या होते हैं, मतलब जंगलों के जड़ी बूटियों पे ये डिपेंड करते हैं। तो अगर समझ लो जंगल से किसी ने मधुमक्खी का शहद निकाला और किसी ने भाई साहब कोई फ्रूट निकाला, तो ये एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। वो फ्रूट या नारियल किसी ने तोड़ा, कोई भाई साहब नारियल तोड़ने में एक्सपर्ट है, कोई भाई साहब मधुमक्खी के छत्ते से मधु या नेक्टर निकालने में, शहद निकालने में एक्सपर्ट है। तो इन दोनों में भाई साहब अभी भी ऐसा धंधा होता है, ठीक है, बार्टर सिस्टम के तहत। ये ट्राइबल एरियाज में ज्यादा करके देखा जाता है। नेचर ऑफ ट्रेड, एक होता है विजिबल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग एंड बाइंग वेजिटेबल्स, एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विस, मेडिकल सर्विस बाय डॉक्टर्स, इसको अपन बोलते हैं इनविजिबल ट्रेड। नाउ व्हाट इज विजिबल ट्रेड, भाई साहब आपने कोई बाजार में गए और कोई वेजिटेबल लिया जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, और आपने उसके एक्सचेंज में पैसा दिया, इस गुड को आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे विजिबल ट्रेड। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और भाई साहब इलाज करवाते हैं, तो डॉक्टर भाई साहब स्टेथोस्कोप से आपको देखता है, इंजेक्शन वगैरह देता है, ट्रीटमेंट लिख के देता है, कोर्स लिख के देता है, ये आपका इनविजिबल ट्रेड हो गया। दिस इज नॉट अ विजिबल ट्रेड, इट इज एन इनविजिबल ट्रेड। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये सर्विसेज को यूज कर रहे हैं आप, इट इज एन इनविजिबल ट्रेड। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो आप उसके लिए पेमेंट करते हैं, तो अगले महीने तक इलेक्ट्रिसिटी आपके घर आता रहेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी आपको दिख रहा है नहीं, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी से फैन चल रहा है भाई साहब, लाइट चल रहा है, आपकी तमाम जरूरतें पूरी हो रही हैं, है ना। सो दिस इज एन इनविजिबल ट्रेड। तो ज्यादा करके जब हम गुड्स को खरीदते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब जगह यही होगा, लेकिन ज्यादा करके जब हम गुड्स को खरीदते हैं, तो हमारा गुड्स को जब हम खरीदते हैं, गुड्स का जो ट्रेड होता है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, विजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड, ठीक है। और जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विसेज, ठीक है, तो इस ट्रेड को अपन क्या बोलेंगे, इनविजिबल ट्रेड। दिस इज नोन एज इनविजिबल ट्रेड। ये हो गया आपका विजिबल ट्रेड और ये हो गया आपका भाई साहब इनविजिबल ट्रेड, ठीक है। एन एक्सचेंज ऑफ सर्विस, दैट इज मेडिकल सर्विस बाय डॉक्टर्स, और एन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्ट है वो उससे, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपके भाई साहब विजिबल और इनविजिबल ट्रेड में आती हैं। ओके, check your graphs, choose the correct alternative। Trade is a dash activity, economic, charitable, non-profitable। Economic, charitable मतलब देखो, अगर आपने किसी के लिए कोई काम कर दिया जो चैरिटेबल है, किसी को किसी के इलाज के पैसे दे दिए आपने, या किसी को भाई साहब कुछ भला कर दिया किसी का, और उसके अगेंस्ट में कोई पैसा आप नहीं ले रहे, तो दैट इज कॉल्ड अ चैरिटेबल एक्टिविटी। नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी मतलब जिसमें आप मुनाफा नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जितने में आपने खरीदा था कोई चीज, उतने में आपने उसको बेच दिया, तो ये नॉन प्रॉफिटेबल हो गया, दिस इज नॉन प्रॉफिटेबल, ठीक है, विदाउट यूजिंग दैट थिंग, तो ये नॉन प्रॉफिटेबल। ट्रेड एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ट्रेड मतलब धंधा, धंधा उसी लिए किया जाता है ताकि प्रॉफिट कमाया जाए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इनविजिबल ट्रेड, सेल एंड बाय वेजिटेबल्स, मेडिकल सर्विसेज और रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड मतलब किराने की दुकान से सेल एंड बाय वेजिटेबल जो मार्केट में आपको दिखता है। मेडिकल सर्विसेज इज एन इनविजिबल ट्रेड, ठीक है। ओके, व्हाट इज ट्रेड, ट्रेड इज व्हाट, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बाय बायर्स एंड सेलर्स रिस्पेक्टिवली इज नोन एज ट्रेड। यहाँ पे सिर्फ गुड्स नहीं लिखेंगे, एंड सर्विसेज भी लिखेंगे, ठीक है। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, between buyers and sellers is known as trade। the exchange of goods and services between buyers and sellers is known as trade, ठीक है। okay,
What trade system was followed in the ancient and medieval periods? Barter system. ठीक है, तो barter system was followed. The barter system of trade was followed in the ancient and medieval period. What is visible trade? When we exchange goods which can be seen. ठीक है, तो buying, where there is buying and selling of goods, it is known as visible trade. Buying and selling of goods हो रहा है, तो इसको अपन visible trade. Name the following. Such type of trade occurs when there is an exchange of service. तो इसको क्या बोलेंगे? Invisible trade. ठीक है, दिस इज नोन एज इनविजिबल ट्रेड. टाइप्स ऑफ ट्रेड पे आते हैं. ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स. होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड. कुछ लोग होते हैं होलसेलर्स. होलसेलर्स मतलब कौन होते हैं? जिनके पास बहुत ज्यादा स्टॉक रहता है और जहां पे आप इक्का दुक्का चीज नहीं ले सकते, जहां पे भाई साहब आपको लॉट में चीजें लेनी पड़ेगी, तो दैट इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड. दैट इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड. ठीक है, जहां पे आपको बहुत बड़ी मात्रा में चीजों को खरीदना पड़ेगा, आप वहां पे इक्का दुक्का चीज नहीं ले सकते. रिटेल ट्रेड मतलब किराने की दुकान हो गई, जहां पे छुट्टे पुट्टे मतलब आप ले सकते हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन. एक होता है भाई साहब डोमेस्टिक, दैट इज इंटरनल ट्रेड. आप जो बिजनेस कर रहे होंगे, लेट्स से इट इज ओनली लिमिटेड टू इंडिया ओनली, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड. या तो आपके रीजन में, या तो आपके स्टेट में, या एज अ कंट्री. इसको अपन क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड. इंटरनेशनल और एक्सटर्नल ट्रेड मतलब जब आप दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, तो एक होता है भाई साहब बाइलैटरल ट्रेड और दूसरा होता है मल्टीलैटरल ट्रेड. ठीक है, the other one is multilateral trade. So bilateral trade, multilateral trade. ठीक है, so these are the subdivisions. Types of trade according to the quantity of goods. Wholesale trade भाई साहब. Wholesale trade, traders buy goods on a large scale from producer, that is industrial farmers etc. ऐसा भाई साहब इनका goods ऐसे स्टॉक रख रहता है. Wholesale trade. ठीक है. The commodities are also sold on a large scale to retail traders. Wholesale से जाता है retailers के पास और बहुत बड़ी मात्रा में जाता है, ट्रक भर के जाता है ना. So these are रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड क्या हो जाएगा भाई साहब? द ट्रेडर्स, दैट इज द शॉपकीपर्स सेलिंग गुड्स, वेजिटेबल्स इन मार्केट एक्सेट्रा, बाय गुड्स फ्रॉम होलसेल ट्रेडर्स एंड सेल इट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स. ठीक है, तो रिटेलर्स क्या करते हैं? होलसेल ट्रेडर्स से गुड्स को खरीदते हैं और रिटेलर्स को इसको बेच देते हैं. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड इज लेस. टाइप्स ऑफ ट्रेड अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ रीजन. डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट रीजन्स विद इन द सेम कंट्री. ठीक है, the size of the country, diversity, distribution and availability of natural resources affect this type of trade. Takes place within different regions within the same country. ठीक है, ये अगर आप डोमेस्टिक ट्रेड की बात कर रहे हैं और इंटरनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, it takes place between different regions within the same country, एक ही कंट्री में. ठीक है, the size of the country, diversity, distribution and availability of natural resources affect this type of trade. एक मिनट में आया सर मैं. ओके, सो पीपल, डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड क्या होता है? टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट रीजन. अरे यार, सो डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड, इट एक्चुअली टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट रीजन्स विद इन द सेम कंट्री. ठीक है, अलग अलग रीजन्स में, एक ही कंट्री में, विद इन द सेम कंट्री. ठीक है, डिफरेंट रीजन्स. समझ लो अगर भाई साहब आपका जो प्रोडक्ट है वो गुजरात में भी, आप महाराष्ट्र में रहते हैं लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो गुजरात में भी बिक रहा है या केरला में भी बिक रहा है, सो इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेड. द साइज ऑफ द कंट्री, डाइवर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट दिस टाइप ऑफ ट्रेड. ठीक है, अगर भाई साहब वहां पे समझ लो, जैसे अगर आप महाराष्ट्र में आपका कॉटन काफी ज्यादा है, तो कॉटन से भाई साहब टेक्सटाइल्स बनते हैं. यही टेक्सटाइल्स भाई साहब दूसरी जगहों पे जाते हैं. अगर कोई ऐसा स्टेट होगा जहां पे कॉटन काफी बड़ी मात्रा में है, तो वो आपसे नहीं लेगा, है ना. सो इट डिपेंड्स अपॉन द डाइवर्सिटी, कंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं इस टाइप के ट्रेड को. ठीक है, ओके. मोर ओवर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. अभी आप बताओ, आपके पास समझ लो आप कॉटन टेक्सटाइल ओनर हो एक. ठीक है, आप टेक्सटाइल या गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं. ठीक है, आप सबसे ज्यादा, जैसे अगर आपको ये दिया जाए कि राजस्थान और वेस्ट बंगाल, ज्यादा कहां पे आपके टेक्सटाइल्स बिकेंगे? क्यों? पॉपुलेशन ज्यादा है भाई साहब. राजस्थान में बहुत सारा ऐसा एरिया पे जहां पे कोई नहीं रहता है. ठीक है, तो पॉपुलेशन ज्यादा है भाई साहब. ठीक है, ट्रांसपोर्ट, किस तरीके का ट्रांसपोर्ट है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है. जैसे मैंने आपको बोला, जितना ज्यादा आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट होगा, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लोगों तक पहुंच पाएंगे. ठीक है,
द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल भाई साहब, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है। अगर आप देखोगे शहरी इलाकों में लिविंग स्टैंडर्ड हाइयर है, ठीक है। पीपल एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन टू स्टडी इन गुड कॉलेजेस, ठीक है। गांव खेड़े में भाई साहब कोई भी एक स्कूल हो गया तो ही काफ़ी है ना। सो पीपल एक्सपेक्ट देयर सर्विसेज टू बी एब्सोल्युटली फाइन, हर समय इलेक्ट्रिसिटी रहे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो धंधा चौपट हो जाएगा, लेकिन गांव खेड़े में इलेक्ट्रिसिटी जाती रहती है भाई साहब, ठीक है। सो ये ऐसा होता है, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड, मार्केटिंग सिस्टम लीड टू अ लार्ज स्केल इंटरनल ट्रेड, तो किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किस तरीके से आप मार्केटिंग या प्रोडक्ट के नॉलेज को कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, ये सारा काफी मैटर करता है। कंट्रीज डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंड ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड, जितना ज्यादा आपका डोमेस्टिक ट्रेड बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। द मोर इज द डोमेस्टिक ट्रेड हैपनिंग, द मोर इज द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम कुछ और ही सोच रही हो तुम, ठीक है। इफ देयर इज अ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ, द ट्रेड विल ऑल्सो बी मोर, ठीक है। देन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड। अगर भाई साहब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो पैसा कमा पा रहे हैं, तो आपका ट्रेड बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। लोग मोर एंड मोर पीपल विल बेसिकली बाय योर प्रोडक्ट्स और गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री विद द अदर कंट्री, ठीक है। ये इंटरनेशनल ट्रेड हो गया भाई साहब। सम कंट्रीज प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन एक्सेस, दीज प्रोडक्ट्स आर सेंट टू कंट्रीज हैविंग डिमांड फॉर दीज गुड्स, ठीक है। नेचर और टाइप्स, बायलैटरल ट्रेड, द इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज, और मल्टीलैटरल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज, ठीक है। सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, द बेसिक प्रॉपर्टीज, तो आपका भाई साहब बायलैटरल और द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो एक कंट्री जो है गुड्स एंड सर्विसेज को, पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज में क्या है, सरप्लस में है, तो उसके पास ज्यादा है, ठीक है। विद अदर कंट्री, सो ये क्या है भाई साहब, डेफिसिट में है, डेफिसिट में, तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में भाई साहब ट्रेड होगा। सम कंट्रीज प्रोड्यूस स्पेसिफिक गुड्स इन एक्सेस, दैट इज सरप्लस, these products are sent to countries having demand for these goods, ठीक है। तो बायलैटरल ट्रेड, द इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज, तो दो कंट्रीज हैं भाई साहब, उनके बीच में जो ट्रेड चल रहा है इसको अपन बोलते हैं बायलैटरल ट्रेड, ठीक है। मल्टीलैटरल ट्रेड, द इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज, सो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इन सब में भाई साहब ट्रेड चल रहा है, ठीक है। सो ये जो ट्रेड चल रहा है, ट्रेड का कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज मल्टीलैटरल ट्रेड, ठीक है। काफी सारे लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है। द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट, अ कंट्री बाइज दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर स्केर्स इन देयर ओन कंट्री फ्रॉम द अदर कंट्री, ठीक है। तो हम वही चीजों को खरीदेंगे जो हमारे कंट्री में जिन चीजों की कमी है, जिन चीजों की हमारे कंट्री में सरप्लस या एक्सेस है, उन चीजों को हम क्यों ही खरीदेंगे, ठीक है। सो हमेशा इंपोर्ट किन चीजों का होता है, इंपोर्ट होता है भाई साहब डेफिसिट, ठीक है, डेफिसिट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और एक्सपोर्ट, अ कंट्री प्रोड्यूसेस एक्सेस, तो जो भी सरप्लस में होते हैं आपके, उनको आप करते हो भाई साहब एक्सपोर्ट, ठीक है। सो द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर इन डेफिसिट आर इंपोर्टेड, एंड द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर इन सरप्लस आर एक्सपोर्टेड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। What is internal trade? The trade that happens within the boundaries of the country, ठीक है। Internal trade refers to the buying and selling of goods and services within the political boundaries of the country, ठीक है। What is international trade? The trade that happens between two or more countries, ठीक है, refers to buying and selling of goods and services beyond the political boundaries. Sadha Bhau bought 10 sacks of wheat and 5 sacks of rice from market yard for selling in his own shop, ठीक है। ओके, तो किस टाइप का ट्रेड हो गया भाई साहब, ये होलसेल ट्रेड, ठीक है। मतलब ये होलसेल ट्रेड है, इतनी बड़ी मात्रा में वो खरीद रहे हैं। 10 सैक्स ऑफ व्हीट, 10 गोनी व्हीट, ठीक है, और क्या है भाई साहब, 5 गोनी राइस, ऐसा लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली ये होलसेल के लिए लेकर आए हैं, ठीक है, होलसेल ट्रेड। ओके, सृष्टि बॉट शुगर फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप मतलब जो किराने की दुकान है वहां से वो शुगर लेकर आई, तो किस टाइप का ट्रेड हो गया, ये रिटेल ट्रेड, दिस इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड। द ट्रेडर्स फ्रॉम सूरत बॉट कॉटन फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र, ये किस टाइप का हो गया, डोमेस्टिक ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। सूरत कहां पे है, इंडिया में ही है, एंड इट इज फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र, सो दिस इज बेसिकली डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। समीर हैज एक्सपोर्टेड पोमोग्रेनेट्स फ्रॉम हिज फार्म्स टू ऑस्ट्रेलिया, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, ये इंटरनेशनल या एक्सटर्नल ट्रेड हो जाएगा। नेम द फॉलोइंग,
अ कंट्रीज डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंट ऑफ दिस ट्रेड। किस चीज पे भाई साहब डिपेंडेंट है? डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड। एक कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो डोमेस्टिक पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फॉर द फॉलोइंग वंस। इंडिया बाइज क्रूड ऑयल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एशियन कंट्री। जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया में ऑयल नहीं मैन्युफैक्चर होता है, तो ऑयल प्राइमरीली हम सऊदी कंट्रीज से या मिडिल ईस्ट कंट्रीज से खरीदते हैं। तो इस टाइप के ट्रेड को अपन क्या बोलेंगे? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। इट इज कॉल्ड इंपोर्ट। इट इज कॉल्ड इंपोर्ट। ठीक है, ओके। वीट इज सेंट टू एशियन कंट्रीज फ्रॉम कनाडा। कनाडा से ये जा रहा है एशियन कंट्रीज में, तो ये क्या हो रहा है भाई साहब? एक्सपोर्ट। ठीक है, ओके। जापान सेंड्स मशीन पार्ट्स टू एपिक कंट्रीज। एपिक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या हो रहा है भाई साहब? मशीन बेच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट। ठीक है, ओके। बैलेंस ऑफ ट्रेड। नाउ व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? तो जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिफरेंस होता है उसको अपन बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यूज ऑफ अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। वो पीरियड भाई साहब 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है। दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिफरेंस होता है। ठीक है, आप किन्हीं चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं, किन्हीं चीजों को इंपोर्ट करते हैं। सो द डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ। अभी देखो, अगर आपका भाई साहब इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, दिस इज गुड। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर, ये तीन ही सिचुएशंस आएंगे आपके। ठीक है, दीज आर द ओनली 3 सिचुएशंस दैट विल बी देयर। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो आपका इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला मामला है ये। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। इसको अपन क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड भाई साहब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है, मतलब आपकी चीजें दूसरी कंट्रीज में ज्यादा जा रही हैं, ना कि आप दूसरी कंट्रीज से कम चीजें ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपोर्ट है, मतलब आपको यहां पे फायदा ज्यादा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू, दिस इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड बैलेंस ट्रेड मतलब आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट बैलेंस है, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज ऑलमोस्ट द सेम। ये आपका डिजायरेबल है, ये फिर भी चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लमेटिक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब ये? सो दिस इज कॉल्ड, तो एक कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हिसाब से आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन अ कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फिक्स्ड। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? Explain the difference in types of balance of trade. ठीक है, the difference between import and export values of a country. ठीक है, तो difference between import and export values of a country, ठीक है, in a particular period is called balance of trade. एक particular period, अब ये particular period भाई साहब 6 months का हो सकता है, it can be for 6 months, it can be for 1 year, it can be for any period of time. ठीक है, so the difference between import and export values of a country in a particular period is known as balance of trade. There are 3 types of balance of trade. They are as follows. Unfavorable balance of trade. Such type of trade occurs when the value of imports is more than the value of exports. जब भाई साहब value of imports आपका export से ज्यादा हो. Favorable balance of trade. Such type of trade occurs when the value of exports is more than the value of imports. Balance trade. Such type of trade occurs when the value of exports and imports is almost the same. ठीक है? तो ये भाई साहब आपके कुछ चीजें हैं जो अपन को भाई साहब ध्यान में रखनी है। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अभी जब ट्रेड होता है तो बहुत जरूरी है कि एक संगठन बने या ऑर्गेनाइजेशन बने जो ट्रेड को कंट्रोल करे, वरना कोई भी उल्ट सुल्ट तरीके से ट्रेड करेगा तो सब कंट्रीज इंपैक्ट हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बोला कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज ज्यादा करके ऑयल बेचते हैं, और अगर समझ लो किसी ने कम भाव पे, बहुत कम भाव पे ऑयल बेचना चालू कर दिया, सारे कंट्रीज इससे लेने लगेंगे, बाकी कंट्रीज वैसा पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, इसीलिए ट्रेड्स का संगठन होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप जाओगे ना जेरोक्स की दुकान में, तो उन लोगों का देखो एक लिस्ट लगा हुआ है कि भाई साहब 2 रुपए का एक जेरोक्स है, ठीक है, 3 रुपए का एक प्रिंट है, जो भी है, और ये उनका संगठन डिसाइड करता है। अगर आप भाई साहब किसी को 1 रुपए में जेरोक्स करके दे रहे होंगे तो वो चिल्लाएंगे आपके ऊपर, उन लोग आपको उस कम्युनिटी से निकाल देंगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं भाई साहब। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर समझ लो कामोटे में आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो जनरली पर स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, तो ये पर स्क्वायर फीट कामोटे एरिया के लिए ऑलमोस्ट सेम होगा। ऐसा नहीं है कि भाई साहब किसी बिल्डर ने भाई साहब
10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट लगाया है और किसी ने भाई साहब 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट लगाया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो देयर इज अ स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल टू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो आपके ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो स्टैंडर्ड चीजों, बिजनेस को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाते हैं। कोई भी उल्टे सुल्टे तरीके से धंधा करेगा तो सबका धंधा चौपट हो जाएगा, ठीक है। सबको धंधा करना है, सबको कमाना भी है, क्योंकि चीजें तो सबको चाहिए, ठीक है, लेकिन सबका फायदा भी हो और किसी का बहुत बड़ी नुकसान भी ना हो, इस तरीके से सुचारू रूप से चीजें चलनी चाहिए, ठीक है। नीड ऑफ फॉर्मेशन, कैरिंग आउट ट्रेड एट इंटरनेशनल लेवल इज मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देन डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड से ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, कैरिंग ऑफ ट्रेड एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। फैक्टर्स लाइक द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मार्केट्स, लॉज, जुडिशियल सिस्टम, करेंसी, लैंग्वेज एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द ट्रेड। जैसे भाई साहब इकोनॉमी ऑफ द कंट्री क्या है, ठीक है, क्या आप देखेंगे कि भाई साहब मतलब समझो कि अगर मुझे ट्रेड करना है, कोई चीज मुझे मिल रही है, अगर मुझे वो पाकिस्तान से मिल रही होगी तो मैं 2 बार सोचूंगा, है ना, क्योंकि उनकी इकोनॉमी अभी डाउन में है। अगर हमने उससे लिया या हम उसको कुछ देने गए, अपन को पैसा तो मिलेगा ना भाई साहब, ऐसा देखेंगे ना। आप अगर किसी चीज को बेच रहे हैं किसी एक को और वो भी क्रेडिट पे बेच रहे हैं, तो आप सोचेंगे ना भाई साहब अगला पैसा देगा क्या, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इकोनॉमी ऑफ द ट्रेड। गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है भाई साहब लोगों के गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या हैं, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज की ट्रेड के हिसाब से अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, ओके। मार्केट्स कैसे हैं, ठीक है, लॉज क्या क्या हैं, अगर आपको ट्रेड करना है तो उस पर्टिकुलर कंट्री के लॉज क्या क्या हैं। जुडिशियल सिस्टम, अगर आपने नियम का उल्लंघन किया तो जुडिशियल सिस्टम क्या है। करेंसी क्या है, ठीक है, डॉलर्स में और रुपीज में है करेंसी, क्या क्या है। लैंग्वेज क्या बोली जाती है, क्या लैंग्वेज वो लोग हमारी तरह बोल लेंगे या हमारे साथ लैंग्वेज में कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द ट्रेड। द पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन 2 कंट्रीज ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द ट्रेड बिटवीन देम। तो जो भी पॉलिटिकल रिलेशनशिप होता है 2 कंट्रीज के बीच में, ये भी ट्रेड को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। अपन भाई साहब अगर पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं करने जाएंगे ऐसा, ठीक है, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस खराब हैं, ठीक है। सो ऐसा होता है पॉलिटिकल रिलेशंस। ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ ट्रेडिंग अफेक्ट द म्यूचुअल रिलेशनशिप एडवर्सली। तो अगर भाई साहब ट्रेडिंग हो रही, देखो सारे कंट्रीज अगर बिजनेस करने लगे ना तो कोई भी वॉर के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि ये डिपेंडेंसी नेटवर्क बना देगा, ठीक है। वॉर के बारे में हम तभी सोचते हैं जब डिपेंडेंसी नहीं रहती है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अगर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, कोई एक कंट्री है वो नहीं हम तुमसे धंधा करेंगे ही नहीं, करना ही नहीं है तुमको, ये जो ऑब्स्टिकल्स हम क्रिएट करते हैं ट्रेड के लिए, इससे क्या होता है भाई साहब, म्यूचुअल रिलेशनशिप एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है। इससे होगा क्या भाई साहब, इट विल बेसिकली क्रिएट अ वॉर लाइक सिचुएशन, दिस विल क्रिएट अ वॉर लाइक सिचुएशन, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ ट्रेडिंग अफेक्ट द म्यूचुअल रिलेशनशिप एडवर्सली। आप जितना ही बिजनेस डिफिकल्ट बनाएंगे दूसरे कंट्रीज के साथ, उतना ही आपका ट्रेड एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत म्यूचुअल रिलेशनशिप भी एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। To avoid this and to smoothen and justify the process of trade between the countries of different economic standing, the international trade organizations were formed, ठीक है। Some economic organizations of the world, that is World Trade Organization, जिसको अपन WTO बोलते हैं, कितने नंबर ऑफ कंट्रीज हैं यहाँ पे, 164। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कितने हैं, 164। लोगो है ये भाई साहब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। एम्स या फंक्शंस क्या क्या है इसके, टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशंस इन द इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है भाई साहब, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हो रही है, ऑयल को लेकर ट्रेड हो रही है, गोल्ड को लेकर ट्रेड हो रहा है, कोई भी चीज है, ठीक है, उसका भाई साहब इंटरनेशनल प्राइस फिक्सेशन, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह वगैरह सारी चीजें यहाँ पे नेगोशिएशंस होती हैं, ठीक है। टू हैंडल द डिफरेंसेस रिलेटेड टू ट्रेड, तो कोई कंट्री बोल रहा है नहीं भाई साहब हमको इतने में ही बेचना है, इसको हम कम में नहीं बेचेंगे, तो फिर उसको समझाया जाएगा कि भाई साहब ये मार्केट है, अगर आपने इतने में बेचा तो दूसरे के मार्केट इंपैक्ट हो जाएंगे, ये प्राइस चल रहा है, हम उनको थोड़ा कम करने बोलते हैं, आप थोड़ा बढ़ाइए तो अपन लेवल पे आएंगे, ये सारी जो बातें होती हैं। टू हैंडल द डिफरेंसेस रिलेटेड टू ट्रेड, ठीक है, इसको इंटरनेशनल ट्रेड से इंपैक्ट ना होने दिया। मॉनिटर द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर स्टेट, ठीक है, तो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, कितने मेंबर स्टेट्स हैं, 164, इनके जितने भी ट्रेड पॉलिसीज हैं, ठीक है, उनको मॉनिटर करना, ठीक है। प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज, तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका ट्रेड स्मूथली कैरी आउट हो तो उसको टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, WTO वैसा प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि अगर वैसा कोई डेवलपिंग कंट्री है वो चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े, ठीक है, तो उसको हम कैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे उसको असिस्ट करके उसको ऊपर ला सकते हैं,
धंधा जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा भाई साहब कंट्री की प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। यूरोपियन यूनियन होता है भाई साहब ये, EU, नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स, तो यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं 28, यूरोपियन यूनियन हैज 27 मेंबर्स कंट्रीज, ठीक है। तो आपका भाई साहब यूरोपियन यूनियन इतने सारे कंट्रीज हैं, लोगो है इनका भाई साहब ये, हेडक्वार्टर कहां पे है, ब्रसल्स, दैट इज इन बेल्जियम, ठीक है। एम्स और फंक्शंस क्या क्या है, स्टैब्लिश्ड एंड इंटीग्रेटेड मार्केट अमंग्स्ट मेंबर नेशंस इन यूरोप, ठीक है। तो जितने भी मेंबर नेशंस है यूरोप के, एक इंटीग्रेटेड मार्केट है। तो यूरोप वाले भाई साहब एकदम पहले तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, घमासान युद्ध हुआ इन सारे कंट्रीज के बीच में। अभी इनको सीख मिल गई है कि भाई साहब लड़ाई करना सारे प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं है, तो लेट्स ट्रेड, लेट्स हैव बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस से आज की तारीख में ये बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए, ये पूरा नेटवर्क जुड़ा हुआ है। तो यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश एन इंटीग्रेटेड मार्केट अमंग्स द मेंबर नेशंस इन यूरोप, जितने भी मेंबर नेशंस हैं यूरोप में उनका एक कंसोलिडेटेड मार्केट है, ये यूनियन है। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल इन यूरोप, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज हैव बीन कैंसिल्ड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन मेंबर्स, तो टैक्स, कस्टम ड्यूटी लगाना, ये सब भाई साहब जितने भी यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हैं उनके बीच में नहीं लगता, तो इसीलिए इनका धंधा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। कॉमन यूरो करेंसी वाज एस्टैब्लिश, तो यूरोपियन कंट्रीज में जो करेंसी चलती है वो डॉलर नहीं है, वो यूरो है, ठीक है। इट्स अ कॉमन करेंसी, ठीक है, व्हिच इज प्रेवलेंट देयर। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आज की तारीख में बहुत बड़ी भूमिका ये निभा रही है। इसमें 13 मेंबर्स हैं, ओपेक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। लोगो है भाई साहब इसका, ये हेडक्वार्टर कहां पे है, वियना, दैट इज ऑस्ट्रिया। एम्स और फंक्शंस क्या क्या है, कंट्रोलिंग द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ क्रूड ऑयल, तो ये जो क्रूड ऑयल है जिसकी डिमांड सारे कंट्रीज को है, ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना तेल के चलता होगा, ठीक है। तो क्रूड ऑयल का प्राइसिंग, क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट, क्रूड ऑयल का जो सरचार्ज, ये सारी चीजें जो है ये लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग द रेट्स ऑफ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन अमंग मेंबर स्टेट्स, मेंटेनिंग कंसेंसस इन ऑयल एक्सपोर्ट, तो ऑयल एक्सपोर्ट में सब लोग एक ही रहें, एक ही प्राइस से सब लोग एक्सपोर्ट करें ऑयल, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, इंडिया भी इसका मेंबर है, सार्क बोलते हैं हम इसको, ठीक है। 8 कंट्रीज हैं, लोगो है भाई साहब सार्क का, हेडक्वार्टर्स कहां पे, काठमांडू, नेपाल। एम्स या फंक्शंस क्या क्या हैं, फाइंडिंग सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन टू द कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंट्रीज इन साउथ एशिया, तो साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एक कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना इनका एक एम है, ठीक है। इंक्रीजिंग सोशल वेलफेयर, रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड एंड इंक्रीजिंग रीजनल कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स, ठीक है। और क्या है साहब, टू रिमूव अनरेस्ट इन साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया में अनरेस्ट को रिमूव करना, ठीक है। तो ये सारे तमाम आपके हैं, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे भाई साहब, ठीक है। दैट वुड बी इट फॉर